हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि टर्म 2 का पार्ट है। इस सीरीज़ में हम लोग अब तक टोटल 2 वीडियो में 2 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी आप नोट्स देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये सारे नोट्स फ्री में आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर्स का। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होता है, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मैक्सवेल ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत डिटेल में स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप समझ सकते हैं और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो उन्होंने अच्छे से स्टडी करने के बाद फाइंड आउट किया कि यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अच्छे से समझना चाहते हो तो सिर्फ 4 फंडामेंटल्स जो इक्वेशंस है वो आप याद रखो। इसी 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये चारों इक्वेशंस को खुद कोई डिस्कवर नहीं किया, ठीक है, बस इन्होंने कंबाइन किया। इन्होंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को या इसके बारे में आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ये 4 इक्वेशंस अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझ सकते हो। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर। मैक्सवेल इक्वेशंस आर द बेसिक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्या बेसिक्स लॉ है। ऑल द बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। यानी इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस का स्टडी करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं, और इन्हीं 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। Maxwell's did not discover 4 equations but the worked on them and state that these 4 fundamental equations define complete electromagnetism। यानी मैक्सवेल ने किसी भी इक्वेशंस का इन्वेंशन खुद नहीं किया, बट उन्होंने क्या किया, इन इक्वेशंस के ऊपर वर्क किया और उन्होंने देखा कि अगर ये 4 इक्वेशंस को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएं तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये 4 इक्वेशंस क्या हैं जो मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो इक्वेशंस है वो आपका है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलरेडी ये सारे इक्वेशंस आप पढ़े हुए हो प्रीवियस चैप्टर्स में, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस आपको इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा फिर से स्टडी करना है। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is always equals to 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed by the surface। यानी ने गॉस ने क्या बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस में क्लोज, वो क्या होता है, उस सरफेस में जितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं अगर उसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स फाई ई क्लोज मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन मतलब नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो दैट मीन्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। सीरीज वाइज आपको करना है, यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना है। तो ये जो पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसी को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स, या दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चा पार्टी जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपका है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी लॉ दिया था और मैग्नेटिज्म के लिए लॉ दिया था। तो जो मैग्नेटिज्म के लिए लॉ दिया था उसी को मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसमें जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा। कैसे होगा ऑलरेडी आप जानते हो, चलिए इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि मोनोपोल्स यानी मैग्नेट का मोनोपोल
पोल जो होता है वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आप मैग्नेट को ब्रेक भी करते हो कि आप सोचोगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर दें, तो फिर से वो नॉर्थ और साउथ पोल जो टुकड़ा होगा उसमें जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, जैसे सपोज करिए कि इस बात को समझने के लिए हमारे पास अगर एक मैग्नेट है तो इसमें एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन निकल रही है उसके सामने एक अगर हम लोग क्लोज लूप बनाए तो देखिए यहाँ पर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन कर रही है और 3 आउट कर रही है, यानी जितनी एंटर करें उतनी आउट हो जा रही है। इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स +3 -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यही बोलता है कि नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, B.da बोलते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज जो रहेगा विद इन द सरफेस वो 0 होगा। और बहुत सारा डायग्राम ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, आप समझ सकते हो कि जैसे यहाँ से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, यहाँ से आउट हो रही हैं, तो यहाँ पर भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0। अगर हम लोग एक नॉर्थ पोल साउथ पोल का फिर से मैग्नेट लें और इसको इनक्लोज सरफेस बनाएं तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट होती हैं और साउथ पोल से क्या करती हैं, फिर एंटर करती हैं, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं उतनी वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके से जितना आउट था उतना इन हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। इसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 नहीं होता है। इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ रिवीजन के तौर पे लिख दिया हूँ। देखिए मैं क्या लिखा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नॉट 0 बिकॉज -q एंड +q एग्जिस्ट सेपरेटली। अब चार्ज +q -q अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट होता है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी 0 नहीं होता है। जबकि नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का बात करें तो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर एक प्लस चार्ज हो तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, अगर यहीं पर माइनस हो तो टुवर्ड द माइनस होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट हो रही है उतनी इन हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशंस भी मैक्सवेल का कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशंस देखते हैं जो मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो थर्ड इक्वेशन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलरेडी ये भी टॉपिक आप पढ़ चुके हो। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वहां पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो देखिए जैसे कि मैं लिखा भी हूं, दिस लॉ स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। और इसी को सेकेंड तरीके से आप बोल सकते हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, यानी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये क्या हमारा लॉ था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ या लाइन इंटीग्रल ऑफ E.dl इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स -d∅b/dt। और इसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सारे लॉज आप पढ़ चुके हो, बस इन्हीं चारों लॉ को उन्होंने क्या किया, एक जगह कंबाइन कर जानते हैं, जो कि ये आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। जो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जो आप इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हो। जैसे कि आपको पता है कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था वो इनकंसिस्टेंट था। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का जब इन्वेंशन किया तो ये उन्होंने मॉडिफाई भी किया इस लॉ को। तो उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं या मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। यही मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। तो वो क्या था लॉ, हम लोग एक बार देख लेते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जैसा कि आपने देखा था कि फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था जिससे डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो एम्पियर का जो पहला लॉ था वो इनकंसिस्टेंट है, यानी लॉजिकली इनकरेक्ट था, पूरी तरीके से सही नहीं था, रॉन्ग भी नहीं था बट पूरी तरीके से सही नहीं था। और मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का जब इन्वेंशन किया तो उन्होंने इनके लॉ को मॉडिफाइड किया। अगर आप उन्हें वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो आप देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ क्या है। यहाँ तो बस हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल में वहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना। तो उन्होंने भाई यही बोला था मैक्सवेल ने कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। तो उन्होंने इसी लॉ को बोला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 IC + ID। इसके पहले जो एम्पियर्स ने दिया था वो सिर्फ μ0 I
IC था, उन्होंने जब डिस्प्लेसमेंट करंट कन्वेंशन किया तो म्यू नॉट ID को भी इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो कंप्लीट इक्वेशन था वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt, मतलब ID का जो वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt होता है। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है इसको मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये मैक्सवेल का चारों इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आया और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।